चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग प्रश्नों को देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्नावली 11.1 में आप लोग इसको पढ़िए। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। तो 4 घंटों तक का जो कार पार्किंग शुल्क है वो 60 रुपये है। 8 घंटों तक का जो कार पार्किंग शुल्क है वो 100 रुपये है। और 12 घंटों तक का जो कार पार्किंग शुल्क है वो 140 रुपये, ठीक है। और 24 घंटों तक का कितना, 180 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो यहाँ पर हमें समय दिया गया है, यहाँ पर कार पार्किंग शुल्क दिया गया है। हमें बताना है यहाँ पर ये जो कार पार्किंग शुल्क दिया गया है समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग एक शब्द देख पा रहे हैं, क्या हमारा है, प्रत्यक्ष अनुपात। तो प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि भाई प्रत्यक्ष अनुपात होता क्या है। इसके लिए चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप लोग समझिए, आप मार्केट गए और आपने बाजार से चीनी ली, ठीक है। चीनी आपने ली और चीनी आप किस में ले रहे हो, किलोग्राम में, 1 किलो 2 किलो ऐसे आप चीनी ले रहे हो। तो यहाँ पर जो चीनी है, चीनी का रेट हम लोग लिख देते हैं। चीनी का जो मूल्य है वो किस में है, रुपए में, ठीक है। किस में, रुपए में है। तो अब आप लोग समझिए, आप बाजार में पहुंच गए, आपने 1 किलो चीनी ले ली। कितनी ली आपने चीनी, आपने 1 किलो चीनी ली। और 1 किलो चीनी का जो मूल्य है वो समझिए कितना रुपए है, 40 रुपए है। भाई आपने 1 किलो चीनी लिया, यहाँ से देखिए चीनी हमारा किसमें, किलो में है। तो आपने 1 किलो चीनी ली, उसकी कीमत 40 रुपए है। अब आपने 2 किलो चीनी खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 40 × 2 यानी कि 80 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर आपने 3 किलो अगर चीनी खरीदनी है तो आप कितना रुपए दोगे, आपको 120 रुपये देना पड़ेगा। भाई 2 किलो का 80 है तो 3 किलो के लिए 120 देना पड़ेगा। इसी तरीके से समझिए आपने 5 किलो चीनी खरीदनी है, ठीक है। और ये जो 5 किलो चीनी खरीदोगे, 5 किलो चीनी के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 200 रुपये। आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। चलिए अब आपको समझिए 10 किलो चीनी लेनी है तो इसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 400 रुपये। इसी तरीके से आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग मैजिक करते हैं। यहाँ से जो चीज़ हमें समझनी, हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। अब आप लोग चीज़ों को आराम से समझिए, इसको हम लोग टेबल में कर लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, इसको आप टेबल में कर लीजिए। उसके बाद प्रत्यक्ष अनुपात होता क्या, हम लोग इसको समझेंगे। अब आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब चीनी की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने 1 किलो से क्या किया, चीनी 2 किलो लिया। तो हमने क्या किया, ये जो 1 था इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 गुना चीनी आ गया, यानी कि 2 किलो, 1 किलो के बदले अब 2 किलो ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, पहले हम 40 रुपये दे रहे थे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मूल्य मिल जा रहा है, ठीक है, कितना रुपए में दुकानदार को देना है। अब आगे देखिए, चीनी हमने 2 से 3 किलो ले लिया। अब यहाँ पर 1 किलो का मूल्य कितना था, 40 रुपये। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 मिल जा रहा है। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 मिल रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मूल्य को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किलो चीनी का मूल्य हमें कितना देना पड़ेगा वो हमें मिल जा रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आप समझिए 5 किलो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 किलो मिल जाएगा सामान, चीनी। अब 5 किलो का मूल्य क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भाई 5 किलो का कितना पैसा होगा हमें वो मिल जाएगा। चलिए एक आप और देख लीजिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब हमें 10 किलो चाहिए तो 1 किलो को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 किलो चीनी तो मिलेगी। इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये जो 40 है
इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा हमें मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, जब हमारी एक चीज बढ़ रही, देखिए जब यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर उसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। और वृद्धि किस अनुपात में हो रही, सभी जगह पर। यहाँ पर देखिए ये जो अनुपात है, अगर हम इसका अनुपात ले लें, चलिए इसको हम ले लेते हैं x1 y1, चलिए आप समझते रहिए इसको। प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है इसको समझिए। चलिए इसको हमने x1 मान लिया है और इसी के सापेक्ष इसको हमने y1 लिया है, इसको हमने x2, और a हमारा हो जाएगा y2, a हमारा समझिए है x3, और a हमारा क्या है y3, a हमारा है x4, और a हमारा है y4। ठीक है, और a हमारा क्या है x5 है, तो a हमारा क्या हो जाएगा x6, और इसे हम x ले ले रहे हैं और इसे हम y ले ले रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर x1/y1 का जो अनुपात x1/y1 बराबर है x2/y2 को, या फिर किसी के भी बराबर है, सबके बराबर होगा, तो इस केस में जो हमें अनुपात मिलेगा वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष अनुपात होगा। ठीक है, चलिए हम लोग x और y का अनुपात निकालते हैं। तो x और y का अनुपात देखिए क्या आ रहा है, देखिए यहां से x1/y1 कर दीजिए, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अगर ये सारे अनुपात बराबर आ जाएंगे तो हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में होगा x3/y3 इज इक्वल टू x4/y4 इज इक्वल टू x5/y5। अगर ये सारे अनुपात बराबर हैं तो ये जो हमारा अनुपात होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुपात होगा। चेक कर लीजिए, x1 क्या है 1/40 है, x1 है 1, y1 है 40, x2 कितना है, x2 देखिए कितना है, x2 2/80 है भाई, x2/y2 क्या हो जाएगा, x2/y2 2/80, x3/y3, x3 का मान देखिए कितना है 3 है, और y3 का मान देखिए कितना है 120 है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए। और यहाँ पर देखिए x4 कितना है, x4 हमारा 50 है, और y4 कितना है, y4 200, तो यहाँ पर आप 200 लिख दीजिए। और x5 कितना देखिए, x5 10 है, x5 10 है, और यहाँ पर y5 कितना है देखिए, y5 हमारा 400 है। अब इनको आप डिवाइड करिए, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, यहाँ पर आ जाएगा 40। चलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा 1/40 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/40 आएगा। इसको काटेंगे, 3 1 के 3, 3 चौके 12, यहाँ पर भी 40 आ जाएगा। तो 1/40, यहाँ पर भी आप काटेंगे ऐसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 5 है, 50 नहीं 5 है, तो यहाँ पर आपको 5 कर देना है, यहाँ पर 50 नहीं 5 है। तो यहाँ पर कितना है 5 है, देखिए 5 1 के 5, और 5 को भाग दे, 5 को 200 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर 40। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1/40 आएगा, और यहाँ पर भी 1/40। आप क्या देख रहे हैं, जो एक्स वाई का अनुपात है सब जगह, यहाँ पर भी 1/40 है, यहाँ पर भी देखिए। अगर स्टूडेंट इस तरीके से लिखा गया है तो इसका मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 और 40 का अनुपात है, चीनी और उसका जो मूल्य है उसमें अनुपात कितना, 1/40 है। तो यही सब जगह पे अनुपात क्या आ रहा है, एक समान है। दोस्त जब सभी जगहों पर अनुपात एक समान होता है तो इस तरीके का जो हमारा अनुपात होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुपात में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें 4 घंटे का कितना रुपया वो दिया है, ऐसे 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। अब अगर हम इसका अनुपात निकालें और अनुपात एक समान आ जाए तभी प्रत्यक्ष अनुपात में होंगे। चलिए अब लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए चलिए हम टेबल में कर लेते हैं, हमें समय दिया है किसमें, घंटे में दिया है, समय घंटे में दिया और उसका शुल्क दिया है रुपए में। ठीक है, शुल्क किसमें दिया, रुपए में, और 4 घंटे का कितना किराया है, 60 रुपए, शुल्क है 60 रुपए, और 8 घंटे का कितना है, 8 घंटे का 100 रुपए है,
12 घंटे का देखिए कितना है, 12 घंटे का 140 है। और अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे का कितना है, 180 रुपये। ठीक है, चलिए इसको हम लोग x और इसको y ले लेते हैं। आपकी समझ के लिए इसको आप x ले लीजिए और इसको y ले लीजिए। इसको आप x1, इसको x2, इसको x3 और इसको x4 ऐसे लिख लीजिए। चलिए, और इसको हम y ले लेते हैं, y1, इसको y2, इसको y3 और इसको y4। ठीक है, इनका हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो देखिए इनका अनुपात क्या हो जाएगा, जो x और y का अनुपात अगर सब जगह पर एक समान होगा, x और y, x अपॉन y अगर सभी जगह पर एक समान हो जाएंगे तभी प्रत्यक्ष अनुपात में होंगे। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसका अनुपात निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x1 अपॉन y1 लिख दीजिए, x और y का अनुपात। यहां पर x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 क्या है, 4/60। तो इसको काटेंगे 4 एक के 4 और इसको काट देंगे 15, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/15। ठीक है, आगे देखिए x2 अपॉन y2 निकाल लेते हैं। x2 अपॉन y2, तो x2 कितना है, 8 है और y2 कितना है, 100 है। तो 4 से काटेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ गया कितना, 25। तो हमारे पास x2 और y2 कितना आ गया, x2 अपॉन y2 कितना आ गया, 2/25। चलिए अब हम लोग x3 अपॉन y3 निकालते हैं। x3 अपॉन में y3, तो x3 कितना है, 12 है और y3 कितना है, 140 है। तो काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, इसको काटिए तो 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, अब नहीं कट रहा तो क्या आ गया, 3/35। चलिए x4 अपॉन में y4 निकालते हैं। तो x4 अपॉन में y4 क्या है, देखिए 24/180, 24/180। इसको आप काट दीजिए, किससे कटेगा, 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 3 18, 30 आ गया और 6 दूनी 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ गया क्या, 15। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/15। अब स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा x और y का जो हमने अनुपात निकालना स्टार्ट किया, किसके रिस्पेक्ट में, x1 और y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या पाते हैं, जो हमारा अनुपात है x1 y1, लिखिए x1 अपॉन y1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2, बराबर नहीं है x3 अपॉन y3 के, बराबर नहीं है x4 अपॉन y4 के। अब देखिए कुछ भी बराबर नहीं आया, जब सारे इनके जो अनुपात है, यानी कि x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4 ये बराबर आते तो इस केस में हमारा प्रत्यक्ष अनुपात होता, लेकिन बराबर नहीं है, लिख दीजिए इसलिए प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने समय और शुल्क का अनुपात निकालना स्टार्ट किया तो कोई भी अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए जो पार्किंग शुल्क है समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको सॉल्व करिए।
एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो लाल रंग के पदार्थ के भाग हमें दिए गए हैं, मूल मिश्रण के भाग हमें, देखिए मूल मिश्रण का भाग यहाँ पर दिया और बाकी का हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लोग चीजों को समझिए। लाल रंग के पदार्थ का जब एक भाग है तो इसमें मूल मिश्रण का कितना भाग है, 8 है। चलिए देखिए, जब ए 1 से 4 हो गया तो कैसे 4 हुआ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हुआ है। तो भैया इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। अब देखिए, जब ये प्रत्यक्ष अनुपात में तो इनके सभी अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर 7 प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सते 56। तो मूल मिश्रण के भाग कितना भाग होगा, 56 भाग। ठीक है, चलिए लाल रंग के पदार्थ का जब भाग 12 हो गया तो भाग 12 प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, 1 में 12 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, 1 में 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 12 आ गया। अब ये प्रत्यक्ष अनुपात में है तो भाई इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूल मिश्रण में कितना भाग होगा हमें मिल जाएगा, मूल मिश्रण के भाग की संख्या मिल जाएगी। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96। अब इसी तरीके से 20 प्राप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है, 1 में 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 में 20 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर 20 मिला और यहाँ पर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मूल मिश्रण के भाग मिल जाएंगे। तो मल्टीप्लाई कर दे 20 से, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा, 160। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए, चलिए लाल रंग का पदार्थ हम यहां पर लिख देते हैं, लाल रंग के पदार्थ के भाग, पदार्थ के भाग, और क्या बात की जा रही है, मूल मिश्रण भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। तो यहां पर लिख देते हैं मूल मिश्रण, मूल मिश्रण किसमें, ml में है। ठीक है, किसमें है, ml में। चलिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml, एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। तो मूल मिश्रण के 1800 ml में कितना ml दिया है, 1800 ml में कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। हम मान रहे हैं x लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, ये बात आप समझ गए। चलिए आप इसको टेबल में कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको टेबल में कर दीजिए। लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मिश्रण की, मूल मिश्रण की आवश्यकता है। तो 1800 ml के लिए लाल रंग के कितने लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए, कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए स्टूडेंट। इसके लिए देखिए क्या होगा, इसका और इसका जो अनुपात है, यानी कि चलिए इसको आप x ले लीजिए और इसको y ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा a क्या हो जाएगा, x1, a क्या हो जाएगा, y1, a हमारा क्या हो जाएगा, x2, और a हमारा क्या हो जाएगा, y2। तो प्रत्यक्ष अनुपात के केस में क्या हो जाएगा, अनुपात की स्थिति में सभी अनुपात बराबर होते हैं स्टूडेंट। यहां पर देखिए अगर हम लोग x1 अपॉन y1 का अनुपात लें, x1 अपॉन y1
वो बराबर किसके हो जाएगा, x2 अपॉन y2 के। और यहाँ पर आप मान रख दीजिए x1 कितना है, x1 1 है, और y1 हमारा कितना है, y1 75 है। x2 कितना है, x2 का मान हमने x लिया है, और y2 कितना दिया है, 1800। अब आप इसको हल कर लीजिए, जो आएगा x का मान वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हल करते हैं इसको, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1800 गुणे 1 इज इक्वल टू 75, इधर आएगा, हो जाएगा 75x। तो यहां से देखिए 75x इज इक्वल टू 1800। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800 बटे में 75, यही हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, तो 25 से काट दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 25 छक्के 150, 6 बार जाएगा तो 150, यहां से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। स्टूडेंट आप लोग 7 बार लेकर के जाइए, ठीक है, 7 बार, 25 सत्ते 175, 580 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 50, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और यहाँ पर आ गया 3, 3 से काट देते हैं, 3 एक के 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो हमारे पास 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12, 24 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 24। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 1800 ml के लिए लाल रंग के अगर पदार्थ के भाग की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 भाग। लाल रंग के कितने भाग हो जाएंगे, 24। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखिए, अतः अतः 24 भाग लाल रंग के पदार्थ का मिलाना होगा। के पदार्थ का मिलाना, पदार्थ को मिलाना होगा। कितना मिलाना चाहिए पूछ रहा है, 24 भाग, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहां से आप लोग इस अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, समय है। स्टूडेंट अगर आप लोग एक एक नियम जानते हो तो इसे आप लोग एक एक नियम से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड, समय 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। भरी हुई बोतलें 6 घंटे में कितनी बोतलें भरी जा रही हैं, 840। अब वह मशीन 5 घंटे में कितना बोतल भरेगी, तो 5 घंटे में हम मान ले रहे हैं x बोतल भरेगी, यही बात हो जाएगी स्टूडेंट। ऐसे अब आप टेबल बना लीजिए और इस प्रश्न को आसानी के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में, अब देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, x1, ए हमारा x होता है, ए y होता है, और इसे हम कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे x2 और इसे y2। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 और y1 का जो अनुपात होगा, या फिर x1 अपॉन y1 वो बराबर होगा x2 अपॉन y2 के। तो वैल्यूज रख दीजिए, x1 का मान कितना है, 6 है। यहां से देखिए ना, x1 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए। y1 देखिए कितना है, y1 का मान 840 है, तो यहाँ पर आप 840 रख दीजिए, इक्वल टू x2, x2 कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आप 5 रख दीजिए। यहाँ पर y2, और y2 का मान हमने क्या माना है, x, तो यहाँ पर अब आप x रख दीजिए और इसी x का मान निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप इसको काटना चाहे तो काट दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 840 गुणे में 5, और यहां से x बराबर हो जाएगा 840 गुणे में 5 बटे में 6। चलिए हम लोग काट देते हैं। तो इसको आप 6 से काटिए, इसको 6 से काटिए, तो 6 के 6 2 8, ये हो गया 24, और 6 चौक 24, 6 शून्य शून्य, यहाँ पर आ गया 5। तो 140 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 शून्य शून्य, 5 चौके 20 के शून्य हासिल 2, 5 के 5 2 700 बोतलें। तो x का मान कितना आ गया 700। तो 5 घंटे में वो मशीन कितना बोतल भरेगी 700 बोतल। तो यहाँ पर आप x के स्थान पे लिख दीजिए 700। लिखिए वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी, लिखिए अतः वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। 700 बोतलें भरेगी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। तो ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो स्टूडेंट, हमें इसकी वास्तविक लंबाई बतानी है। तो स्टूडेंट, इसकी वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। चलिए हम लोग निकालते हैं। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम आप लोग टेबल बनाइए, ठीक है। तो एक स्थान पे लिख लीजिए आप लंबाई, ऐसे आप लिख लीजिए लंबाई, और यहाँ पर लिख लीजिए आवर्धन, ठीक है। आवर्धन किया जा रहा है, उसको आवर्धित किया जा रहा है, ठीक है। इसको आप x ले लीजिए, इसको आप y ले लीजिए। जब लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो कितनी आवर्धित की गई, देखिए जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जा रही, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जा रही है, कितना आवर्धित करने पर 50,000 गुना। 50,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जा रही है। आगे देखिए, और इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई हमें बताना है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए। चलिए, आवर्धन कितना किया जा रहा है, 20,000 गुना। 20,000 गुना आवर्धित किया जा रहा है, तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। हम मान ले रहे हैं उसकी आवर्धित लंबाई x हो जाएगी। इस तरीके से देखिए हमारा टेबल बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा टेबल बनेगा। चलिए हम लोग एक एक सवाल का जवाब देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है पहले नंबर पे, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी। आवर्धन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, इसको समझिए। हमारे पास कोई वस्तु है, कोई लेंस लगा करके जब इस वस्तु को बड़ा करते हैं, ठीक है, वो लेंस लगा करके आप कोई वस्तु देखते हो तो आपको बड़ी दिखाई देती है ना। तो इसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया है इसको 50,000 गुना आवर्धित किया जा रहा है, समझिए। वास्तविक लंबाई है भाई, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई है, और इस वास्तविक लंबाई को जब हम 50,000 गुना आवर्धित कर रहे हैं, ठीक है, कितना गुना आवर्धित कर रहे हैं, 50,000 गुना, तो हमें लंबाई कितना सेंटीमीटर मिल रही है इसकी, 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ गए आप लोग। भैया देखिए, इस पर जब आप लेंस लगा करके ऐसे देखोगे तो बहुत बड़ी दिखाई देगी, तो वो क्या हो गई, आवर्धित। तो जब वास्तविक लंबाई को हमने 50,000 गुना आवर्धित किया तो उसके बाद हमें कितना सेंटीमीटर दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वास्तविक लंबाई को जब हम 50,000 गुना आवर्धित कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर में लंबाई मिल रही है इस बैक्टीरिया की। तो यहां से वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी, आप बताइए। वास्तविक लंबाई इज इक्वल टू, अब इस 50,000 को इधर भेजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो भाग के साथ हो जाएगा, तो भाग के साथ कर दीजिए। चलिए,
यहां पर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 10,000 ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 से 5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 हमारा जाएगा कट और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 की घात 4 लिख सकते हैं बच्चों, 10 की घात 4 लिख सकते हैं। और यहां पर ध्यान से देखिए ये 10 की पावर 4 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस पावर बन जाएगी, हो जाएगा 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 1 गुणे में लिख सकते हैं 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वास्तविक लंबाई हो गई। चलिए अब देखिए तो उसकी आवर्धित लंबाई दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं। देखिए 20,000 गुना आवर्धित करने पर 20,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई। तो स्टूडेंट 20,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई क्या हो जाएगी, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहां पर अब आप लोग ध्यान से देखिए इसका और इसका अनुपात ले लेंगे। यहां पर देखिए x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 कर देंगे। तो यहां पर कर दीजिए आप लोग। अब हमें इसी x का मान चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं इसी x का मान चाहिए, 20,000 गुना आवर्धित जब कर रहे हैं तो लंबाई क्या हो जा रही x। तो यहां से हमारा x इज इक्वल टू आप लोग रफ कर लीजिए ऐसे, देखिए 5 बटे में ऐसे करेंगे 50,000 और इज इक्वल टू हो जाएगा x बटे में 20,000। 1 2 3 4 जीरो ऐसे कट जाएगा, 1 2 3 4 जीरो से ऐसे कट जाएगा। और यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को आप उधर भेज दीजिए तो 10 बटे में क्या हो जाएगा 5। तो चलिए हम डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं। तो यहां से देखिए A5 एक के 5 ए इससे कट गया, यहां पर 1 हो गया है और A2 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। हमने क्या किया x1 अपॉन y1 किया और x2 अपॉन y2 किया। तो वहां से 20,000 गुना आवर्धित करने पर जो लंबाई x है उस x का मान हमने निकाला, हमारे पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। जहाज का जो मॉडल है, लिखिए जहाज के मॉडल में जो मस्तूल की ऊंचाई है, जहाज के मॉडल में मस्तूल की ऊंचाई कितना दिया सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर दिया गया 9 सेंटीमीटर है। तो जहाज का जो मॉडल है, जहाज के मॉडल में मस्तूल की जो ऊंचाई है, मस्तूल की ऊंचाई लिख लीजिए यहाँ पे आपकी ऊंचाई, बड़ा सा लिखना पड़ रहा कोई बात नहीं। जहाज के मॉडल में मस्तूल की ऊंचाई कितना दिया सेंटीमीटर में 9 दिया, ठीक है 9 सेंटीमीटर दिया गया है। जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल लिख लीजिए, वास्तविक जहाज का मस्तूल, वास्तविक जहाज का मस्तूल की ऊंचाई दिया गया है, किसमें दिया गया है, यहां पर देखिए मीटर में, कितना मीटर दिया गया 12 मीटर। तो वास्तविक जहाज का जो मस्तूल है उसकी ऊंचाई हमें 12 मीटर दिया गया। आगे देखिए यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो यही तो वास्तविक जहाज है। और इस वास्तविक जहाज की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितना दिया है 28 मीटर दिया गया है।
तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। तो यहां पर मॉडल की लंबाई लिख लेते हैं। तो ये लंबाई हो जाएगी, लंबाई कितनी स्टूडेंट, लंबाई हमें बतानी है x, ठीक है। तो इसको मान ले रहे हैं जो लंबाई है वो कितनी हमारी x है। इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए। इसको आप समझने के लिए थोड़ा इस तरीके से कर लीजिए। ए हमारी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। ए हमारी ऊंचाई है और इसको हमने x माना, ये हमारी क्या है, लंबाई है। इसको आप लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से देखिए, जहाज के मॉडल में जो मस्तूल है, मस्तूल मस्तूल की जो ऊंचाई है वो कितना है, 9 है। और जहाज के मॉडल में मस्तूल की जो लंबाई है वो क्या है, x है। वास्तविक जहाज की बात करें तो वास्तविक जहाज का जो मस्तूल है उसकी ऊंचाई कितना है, 12 है। और यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ठीक है, वास्तविक जहाज के लिए है और ये हमारा मॉडल के लिए है, ठीक, इस तरीके से। अब आप लोग कैसे पढ़ेंगे इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। जहाज के मॉडल में, अब जो जहाज का मॉडल है उसके अगर हम लोग मस्तूल के ऊंचाई की बात करें तो मस्तूल की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और जहाज का जो मॉडल है उसकी लंबाई क्या है, उसको हम x मान रहे हैं। तो लिख लीजिए, माना जहाज के मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई, तो यहां पर देख लीजिए मॉडल के लिए में सेंटीमीटर में दिया गया तो इसको आप सेंटीमीटर में मानोगे, ठीक है। लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस x का मान निकालना है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। आप लोग इसको टेबल में कर लीजिए ये समझने के लिए, ठीक है, ऊंचाई लंबाई। तो आप समझने के लिए इसको ऐसे लिख लेना, इच्छा हो तो टेबल में कर लेना, नहीं तो ऐसे समझने के लिए लिख लेना। ठीक है, ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये जहाज के मॉडल के लिए, वास्तविक जहाज के लिए। अब यहां पर देखिए प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में है सब, लिखिए प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में, इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लेते हैं x1, इसको लेते हैं y1, इसको लेते हैं x2, इसको लेते हैं y2। तो x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 अपॉन में y2। तो वैल्यूज रख दीजिए इसमें, x1 का मान इसको आप लिख लीजिए x1। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता ही हो गया होगा, इसको हम x1 लेते हैं, इसको y1 लेते हैं, इसको x2 और इसको y2। तो x1 का मान है 9 और y1 का मान कितना है, 12 है। और अगर हम लोग x2 की बात करें तो x2 हमने x माना है। और y2 की बात करें तो y2 हमारा क्या है स्टूडेंट, y2 हमारा 28 है। तो यहाँ पर आपको ये बात, इस बात की चिंता नहीं करनी कि सेंटीमीटर में मीटर में, क्योंकि देखिए ये जो मीटर में अगर आप यहाँ पर इसका मात्रक लिखोगे मीटर, ए भी मीटर में है तो इसका मात्रक आप लिखोगे मीटर, और इसका मात्रक लिखोगे सेंटीमीटर, इसका मात्रक लिखोगे सेंटीमीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 9/12 इज इक्वल टू x/28, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए काट दीजिए, तो इसको काटते हैं 4 से, तो 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 एक्के 3, 3 त्रिक्का 9, इस 7 को उस तरफ भेजिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। हमारे पास x कितना आ गया, x आ गया है 21।
तो यहाँ पर देखिए x का मान हमने सेंटीमीटर में लिखा है, लेकिन अतः x बराबर 21 सेंटीमीटर है। तो जो जहाज का मॉडल है, जहाज के मॉडल की जो लंबाई है x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल है, तो निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। तो हमें चीनी के क्रिस्टलों की संख्या बतानी है। तो लिख लीजिए, चीनी किलोग्राम में दिया गया है और क्रिस्टलों की संख्या दी गई, ठीक है। चीनी में कितने क्रिस्टल है, क्रिस्टलों की संख्या दी गई है। और यहां पर देखिए क्या दिया गया, 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल है। 9 किलोग्राम चीनी में 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल है, लिख दीजिए। आगे हमें किस में बताना है, फर्स्ट नंबर हमारा 5 kg के लिए है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और यहाँ पर हम लोग इसको x1 मान लेते हैं। चलिए x1 नहीं मानेंगे, ठीक स्टूडेंट, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मानेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे, तो हमारा x1 होता है, a हमारा y1 होता है, a हमारा x2 होता है, तो इसको हम लोग मान लेंगे y2, ठीक है। चलिए आगे देखिए 1.2 kg के लिए, तो यहाँ पर 1.2 लिख दीजिए। और a हमारा हो जाएगा x3, तो इसे हम लोग कहेंगे y3, ठीक है। अब आप ऐसे टेबल बना लीजिए और इसको हल कर लीजिए। अब आप इसको हल कर लीजिए और इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रत्यक्ष अनुपात में है, ठीक है। लिखिए, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में, अब इस केस में क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 बराबर किसके होगा, x2 अपॉन y2 के। तो यहां से हम लोग y2 का मान निकालते हैं, तो x1 का मान रख दीजिए, x1 का मान है 2 और y1 का मान है 9 गुणे 10 की घात 6 इज इक्वल टू x2। तो x2 का मान क्या है 5, y2 हमें निकालना है। चलिए इस y2 को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो 2y2 इज इक्वल टू 5 गुणे 9 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा। और इस 2 को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो y2 इज इक्वल टू 5 बटे में 2 इंटू में 9 गुणे 10 की घात 6। तो स्टूडेंट 9 गुणे 5 करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 बटे 2 इंटू में 10 टू द पावर 6। और इसको 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5 दशमलव लगाइए, 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात हमारे पास 6 हो जाएगा। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके पहले आप लोगों ने मानक रूप में लिखना सीखा है, तो इस दशमलव को इस तरफ सरकाइए, हो जाएगा 2.25 गुणे, अब 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी 7, इतने क्रिस्टल होंगे, ठीक है। ये हमने किसके लिए निकाला है, फर्स्ट नंबर के लिए, 5 kg चीनी के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर के निकालते हैं। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो अनुपात होगा बराबर होगा इसके अनुपात के बराबर होगा इसके अनुपात, सभी अनुपात के बराबर होंगे। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, यहां पर देखिए x3 अपॉन y3 के। आप लोग x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू भी लिख सकते हो x3 अपॉन y3 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर लिख दीजिए x3 अपॉन में y3, हल कर लीजिए। चलिए यहीं पर मान रख देते हैं, x1 का मान कितना है 2 है और y1 का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात 6 है।
इज इक्वल टू हो जाएगा x3 का मान कितना 1.2 है, और अगर हम लोग y3 की बात करें तो y3 में क्या करना है, निकालना है। चलिए हम लोग y3 निकालते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 2 इंटू में y3 इज इक्वल टू 1.2 इंटू में 9 गुणे 10 की घात 6, यही हो जाएगा। चलिए 9 को 12 नवैया कितना हो जाएगा 108, तो लिख दीजिए, एक अंक बाद दशमलव लगाना तो लगा दीजिए, इंटू में 10 की पावर 6, यही हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से एक अंक बाद दशमलव लगेगा। देखिए 12 नवाई कितना हो जाएगा 108, ठीक है, और यहाँ पर 1.2 है, 12 नवाई 108, एक अंक बाद दशमलव लगाना 10.8 हो जाएगा। तो ए हमारे पास 2y3 आ गया है। y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.8 गुणे में 10 की घात 6, और ए आएगा 2, यहाँ पर भाग के साथ में हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 कट गया, दशमलव लगाइए, 2 चौके 8 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल। कितने क्रिस्टल हो जाएंगे स्टूडेंट, 5.4 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले नंबर के लिए आंसर हो गया और सेकंड नंबर के लिए हमारा ए आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। ध्यान से समझ लीजिए, इसमें क्या बात कही जा रही है, जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर है किसके, 18 किलोमीटर के, ठीक है। तो ये जो 72 किलोमीटर है ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बताइए भाई। चलिए ऐसे ही आप देख करके बता सकते हो, 4 सेंटीमीटर की। तो चलिए मान लेते हैं, माना। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी क्या होगी, लिखिए। माना मानचित्र में उसके द्वारा तय की गई दूरी, माना उसके द्वारा मानचित्र में तय की गई दूरी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। कितना एक्स, मानचित्र में तय की गई दूरी की बात करा तो हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, ये सड़क पर तय की गई दूरी है और ये मानचित्र पर है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे आप टेबल बना लीजिए। अब इनका जो अनुपात है वो एक समान होगा। प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको आप x1 ले लीजिए तो ये y1 हो जाएगा। इसको आप x2 लेंगे तो हमारा y2 हो जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या होगा, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2, ठीक है। तो अब वैल्यूज रख दीजिए, x1 का मान है 1 और y1 का मान है 18 इज इक्वल टू x2 का मान है x और y2 का मान है 72। तो क्या हो जाएगा, इस 72 को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 18x, 18 एक के 18, 18 चौके 72, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिखिए, उसके द्वारा मानचित्र में तय की गई दूरी 4 सेंटीमीटर है। लिखिए, अतः नाम दिया है, क्या नाम दिया है स्टूडेंट, रश्मि। अतः रश्मि द्वारा मानचित्र पर तय की गई दूरी
तय की गई दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। देखिए इसको आप लोग यूनिटरी मेथड एक एक नियम से भी हल कर सकते हैं। एक एक नियम क्या होता है, जैसे हम कहें एक पेन की कीमत 20 रुपए है तो 10 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, तो एक पेन की कीमत 20 रुपए है, 10 पेन की कीमत 20 गुणे 10 यानी कि 200 रुपए हो जाएगा। ऐसे आप लोग एक एक नियम जानते होंगे। अभी आपको प्रत्यक्ष अनुपात की विधि का यूज करना है, प्रत्यक्ष अनुपात विधि का यूज करना, तो इसी विधि से हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, एक 5 मीटर 60, देखिए 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर दिया गया, क्या दिया गया है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.6 मीटर। ठीक है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर दिया गया है तो 5.6 मीटर इसको हम लिख सकते हैं। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। ऊर्ध्वाधर खंभा है और उसके छाया की लंबाई, तो खंभे की एक तरफ हमें ऊंचाई दी गई है, खंभे की ऊंचाई, और क्या दी गई है छाया की लंबाई। खंभे की ऊंचाई हमें छाया की लंबाई दी गई है। खंभे की ऊंचाई कितना है 5.6, देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया है तो हमने कहा ना इसको हम 5.6 मीटर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। और ऊंचाई किस में लिख रहे हैं मीटर में, छाया की लंबाई किस में लिखेंगे मीटर में, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3.2 मीटर। उसी समय पर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा, तो यानी कि जो खंभे की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है 50 सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 10.5 मीटर खंभे की ऊंचाई हो गई। एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई, तो हमें ये बताना है, तो इसको हम मान रहे हैं हमारा y2 हो जाएगा। उस खंभे की ऊंचाई जिसके लिए छाया की लंबाई हमें 5 मीटर दिया गया है, तो देखिए छाया की लंबाई हमें क्या दिया 5 मीटर, और हमें ये खंभे की ऊंचाई निकालनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x3, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसी तरीके से हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब आप टेबल बना लीजिए और इसको आराम से हल कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। प्रत्यक्ष अनुपात में है तो लिखिए प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में, तो स्टूडेंट आपको मानना क्या है, देखिए जब खंबे की ऊंचाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी कि 10.5 मीटर है, तो जो खंबे की छाया की लंबाई वो क्या मानोगे y2 है। ठीक है, और जब खंबे की छाया की लंबाई 5 मीटर है तो इस केस में जो खंबे की ऊंचाई है वो हमारा क्या है x3, ऐसा आपको मानना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या होता है, ये हमारा x1 होता है, x1 बराबर 5.6, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा क्या होता है y1 होता है, ये हमारा x2, ये हमारा y2 इसको हमने लिखा ही है, ये हमारा x3, और ये हमारा क्या होता है y3। तो प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या होता है, सभी अनुपात बराबर होते हैं, इसका और इसका जो अनुपात होगा बराबर होगा इसके अनुपात के, तो लिख दीजिए x1 अपॉन में y1 बराबर हो जाएगा 5.6 अपॉन में 3 देखिए x1 अपॉन y1 बराबर होगा x2 अपॉन y2 के। ठीक है, x2 अपॉन में y2, तो x1 का मान कितना है यहाँ पर देखिए 5.6 है, तो यहाँ पर आप x1 का मान रख दीजिए, y1 का मान कितना है 3.2, तो यहाँ पर आप 3.2 लिख दीजिए। x2 का मान देखिए क्या है
x2 का मान 10.5, तो यहाँ पर आप लिखिए 10.5 और बटे में y2, तो y2 के स्थान पे आपको y2 लिखना है। तो y2 निकाल लीजिए। देखिए ये दशमलव इससे हो जाएगा कैंसिल, तो 8 से काटते हैं, 8 चौके 32 और 8 सते 56, क्या हो जाएगा, इसको y उधर भेज दीजिए। 7y2 इज इक्वल टू 10.5 और गुणे में 4। हल कर लीजिए इसको, y2 का मान निकाल लीजिए। तो देखिए y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 शून्य शून्य 2, 4 एक के 4, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, हो गया 42 और ये 7 यहाँ पर आएगा, हो जाएगा भाग के साथ में। तो y2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, 42 बटे में 7, 7 के 7, 7 छंग 42, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा y2 है, y2 का मान आ चुका है 6 और यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न था हमने उसको हल कर लिया है। लिखिए, अतः 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, अतः 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई y2 हमने माना था, तो y2 इज इक्वल टू क्या आ गया है, 6 मीटर। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट नंबर था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अनुपात बराबर होगा स्टूडेंट प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में, तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे सेकंड के लिए। देखिए x1 और y1 का जो अनुपात है बराबर होगा किसके, x3 और y3 के, तो लिख दीजिए x3 अपॉन में y3। x1 का मान कितना है, 5.6 है, y1 का मान कितना है यहाँ पर देखिए 3.2 है, बराबर होगा x3, तो यहाँ पर लिख दीजिए x3 अपॉन में y3, y3 का मान क्या है 5 है। हल कर लीजिए, यहाँ से x3 का मान निकालिए। देखिए दशमलव दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही काम यहाँ पर हो रहा है। चलिए काट दीजिए, 8 चौके 32, 8 सते 56, इस 5 को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35 बटे में 4 इज इक्वल टू x3, और यहां से हमको क्या मिलेगा, x3 इज इक्वल टू 35 बटे में 4। अब आप लोग इसको काट दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 4 अठे 32 और 4 अठे 32, 3 35, यहाँ पर 3 35 होगा, तो भाग नहीं जाएगा, तो आप दशमलव लगा दीजिए, हो जाएगा 30, 4 सते 28, 2 30, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, हमारे पास कितना आ गया 8.75 मीटर। तो x3 कितना आ गया है 8.75 मीटर, अथवा हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया सेकंड नंबर के लिए। तो लिख दीजिए, सेकंड नंबर के लिए लिखिए, उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है वो क्या है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है। लिखिए खंबे की ऊंचाई अतः खंबे की ऊंचाई 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 के सवालों को सॉल्व किया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें देखिए मैं क्या दिया गया, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में कितना चलता है, 14 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूर तय कर पाएगा। चाल वही है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति बन रही है। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए, समय मिनट में दिया गया, मिनट में लिख लीजिए। समय में किस में दिया गया, मिनट में। और इसकी जो चाल है, इसकी जो दूरी है, ठीक है, दूरी में किस में दी गई, किलोमीटर में। तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है। ये देखिए 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में, अब 5 घंटा बराबर कितना मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 5 घंटा बराबर 60 गुणे 5 मिनट, 60 गुणे 5, 60 पंचे कितना हो जाएगा, 300 मिनट, ठीक है। और हम मान रहे हैं कि हमारी जो दूरी है वो कितना चलेगा, y2 किलोमीटर दूर जाएगा। फॉर्मूले में क्या होता है, ए हमारा x1 होता है, ए हमारा y1 होता है, और इसकी बात करें तो ए हमारा x2 होता है, ए हमारा y2 होता है, ये ठीक है। तो फॉर्मूले के बेसिस पे हमने इसको मान लिया है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं, माना 5 घंटे में वह y2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, y2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, भाई स्पीड चाल तो समान है, तो क्या होगा 25, यानी कि x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन में y2, ठीक है। x1 का मान कितना है, 25 है, तो यहाँ पर आप 25 रख दीजिए। y1 का मान कितना है, 14 है, तो यहाँ पर आप 14 लिख दीजिए। x2 300 मिनट y2 में निकालना है, ठीक है। हल कर लेते हैं इसको, हल करिए। देखिए 25 y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 यहाँ भेजेंगे तो 25 इंटू y2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 300 गुणे में 14। तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 25 से काट देते हैं, 25 से के 25, और यहाँ पर देखिए 25 से के 25, 5 30, ये हो गया 50, 25 दूनी 50, पूरा कैंसिल हो गया। तो 1 गुणे y2 इज इक्वल टू y2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुणे में 14। हल कर लीजिए आप इसको। 12 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, और 12 के 12 4 16। तो ये जो y2 है, y2 का मान स्टूडेंट कितना आ गया, 168 किलोमीटर। लिखिए अतः क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अतः माल से लदा हुआ वह ट्रक, लिख दीजिए डायरेक्टली, अतः वह 168 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगा। पाँच घंटे में तय करेगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्नावली था, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हमने हल कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।